Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Mudassar Shahzad from University of Education. Today we will discuss the next lecture of evolution and principles of systematics. Dear students, in this lecture we will discuss about the macroevolution and its one type that is called as allometry. मैक्रो एवोल्यूशन बेसिकली ऐसी एवोल्यूशन को कहते हैं जो स्पीशी लेवल से जायद या उसके इक्वल जो मैक्रो एवोल्यूशन होती है उसको हम मैक्रो एवोल्यूशन का नाम देते हैं। यानी इसके अंदर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे किसी नई स्पीशी का इंट्रोडक्शन या किसी नई स्पीशी में एवोल्यूशन जो है उसको हम मैक्रो एवोल्यूशन कह सकते हैं, जबकि इसके अगेंस्ट आपने लास्ट टाइम पढ़ा था माइक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन बेसिकली जो एवोल्यूशन थी वो थी अलीलिक फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अलील्स की फ्रीक्वेंसी है उसमें जो माइनर से चेंजेस आते हैं उनको हम नाम देते हैं माइक्रो एवोल्यूशन, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम म्यूटेशंस वगैरह इस तरह के जो मुख्तलिफ फैक्टर्स थे वो अपने ऑलरेडी पीछे डिस्कस किए थे। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है उससे कोई नई स्पीशी डिवेल्प होती है तो उसको नाम दे देते हैं मैक्रो एवोल्यूशन। जिस तरह आपके पास ये नीचे एक डायग्राम दिखाई गई है, इन दिस डायग्राम there are different animals that are presented on the different branches of a tree. This tree can be called as cladogram. इसके अंदर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक सेल है और उस एक सेल से आगे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, जिसमें से आपको चिंपैंजी भी नजर आ रहे हैं, लिजर्ड नजर आ रही है, उसके अलावा यहाँ पे आपको बटरफ्लाई नजर आ रही है, प्लांट्स नजर आ रहे हैं, प्लांट्स के अंदर हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स आ रहे हैं, आगे प्राइमेट्स की यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स बन रही हैं। प्राइमेट्स के अंदर आपको इंसान, चिंपैंजी, गोरिल्ला या गिबन्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इस तरह इंसेक्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई नजर आ रही है, आपको यहाँ पे हॉर्स नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, सारे के सारी ये डिफरेंट टाइप्स हैं मुख्तलिफ एनिमल्स की, जिसके अंदर एक सेल से डिफरेंट स्पीशीज बनती हैं। डियर स्टूडेंट्स, as we are learning about the macroevolution, you already know about the word macro. Macro means big, यानी मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बड़े साइज का जो चेंज होते हैं, बड़े साइज की जो एवोल्यूशन है उसको हम मैक्रो एवोल्यूशन का नाम देते हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी थोड़ी सी एक एग्जांपल पुट कर लें, जैसे कि आपने एक नाम ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है एफएससी में, जिसको आपने नाम दिया था मैक्रोफेज। मैक्रोफेज मतलब ऐसा सेल जो हम नॉर्मल सेल से बड़ा होता है उसको हम मैक्रोफेज का नाम देते हैं। ये जो मैक्रो एवोल्यूशन का वर्ड है ये एवोल्यूशन के अंदर स्पीशी लेवल के इक्वल या स्पीशी लेवल से ऊपर लेवल के लिए आमतौर पर यूज किया जाता है। इसके अंदर आमतौर पर ज्यादातर केसेस के अंदर एक नई स्पीशी जो है वो डेवलप करती है, जिसको हम स्पीशिएशन का नाम भी दे सकते हैं, और इसके अंदर एक क्लैडोग्राम जो है वो बनाया जाता है। उस क्लैडोग्राम के अंदर नई स्पीशीज को ओल्डर स्पीशीज के साथ प्रेजेंट किया जाता है और बताया जाता है कि ये बेसिकली उनकी डिफरेंट ब्रांचेस बन रही हैं। इसके अंदर भी आपने ऊपर जो डायग्राम देखी है उस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं जो आपके पास एक क्लैडोग्राम दिखाया गया है उसके अंदर डिफरेंट जो स्पीशीज जो उस वक्त डिवेलप हुई हैं उनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो मुकम्मल तौर पर डायग्राम की सूरत में दिखाया गया है। उसके बाद कोई भी हायर किस्म का जो चेंज है जिसके अंदर नई फैमिलीज, नया फाइलम, नया जेनरा या नई स्पीशीज बनती हैं, इन तमाम को मैक्रो एवोल्यूशन का नाम दिया जाता है। ये नीचे बेटा एक लिंक दिया गया है जिसके अंदर इसका छोटा सा लेक्चर जो है वो भी यूट्यूब पे मैक्रो एवोल्यूशन का पड़ा हुआ है, जिससे आप बासानी मैक्रो एवोल्यूशन को और भी बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हैं।
In this diagram, you can easily observe the difference between micro and macro evolution. फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जो माइक्रो एवोल्यूशन है, यहाँ पे एक इंसेक्ट जो है वो एक लीव के ऊपर बैठा हुआ है और दोनों का कलर जो है आपस में काफी हद तक रिजेंबल कर रहा है, यानी जो कलर चेंज है वो बेसिकली माइक्रो एवोल्यूशन के अंदर आता है। लेकिन दूसरी साइड पे देखें जहाँ पे हमारे पास मैक्रो एवोल्यूशन है, मैक्रो एवोल्यूशन के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यहाँ पे शो कराए गए हैं क्लास रेप्टिलिया के। इनके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के आपको जो ऑर्गेनिजम्स नजर आ रहे हैं, ये तमाम बेसिकली डायनोसोरिया, जो हमारे पास इनका ऑर्डर आता है डायनासोर्स का, वहां से ओरिजिनेट करके ये तमाम इनके आगे डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो डिवेल्प कर रहे हैं। अब देखें हर किसी के अंदर यहाँ पे नई स्पीशीज बन रही है। ये जो एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज है ये बेसिकली मैक्रो एवोल्यूशन कहलाती है। Now we are going towards the factors of macroevolution. In these factors, first of all, we will discuss about the allometry. Allometry is a broadest term that describes how the characteristics of living creatures change with size. मतलब क्या है कि इस वक्त लिविंग जानदार जितने भी हमारे पास मौजूद हैं वो अपने साइज के साथ अपने मुख्तलिफ करैक्टर्स को कैसे चेंज करते हैं। ओरिजिनली अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिलेशनशिप है बिटवीन द साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड द साइज ऑफ बॉडी एज अ होल, यानी बॉडी के जो एक आर्गन है उसका उसका साइज और उसके साथ बॉडी की मुकम्मल जो साइज है उसको आपस में जो कंपैरिजन है, उनकी आपस में जो ग्रोथ है, उसको हम एलोमेट्री का नाम देते हैं। यानी एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने साइज के या अपनी बॉडी के लिहाज से उसके जो बाकी तमाम ऑर्गन्स हैं वो सेम डिवेल्प कर रहे हैं या डिवेल्प नहीं कर रहे। एलोमेट्री जो है ये बेसिकली बायोलॉजी के अंदर एक स्केलिंग टर्म के तौर पर यूज की जाती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ एनिमल्स के जो बॉडी के साइज होते हैं और उनके जो ऑर्गन के साइज हैं उनको नोट डाउन किया जाता है। रिसेंटली एलोमेट्री के कुछ नए टर्म्स, उसकी जो नए टर्म्स हैं वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई हैं, जिसके मुताबिक ये एक बायोलॉजिकल स्केलिंग है जो जर्नली मुख्तलिफ ट्रेड्स के लिए यूज की जाती है, मुख्तलिफ ट्रेड्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है, जिनमें आ सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स। मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स मीन जो चीजें हमें ज़ाहिरी तौर पर नजर आ रही होती हैं, जिस तरह के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो मॉर्फोलॉजी के लिहाज से उसका हम स्कल साइज या उसका जो ब्रेन साइज है उसको बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ उसको कंपेयर किया जा सकता है। अगर आपको एक इंसान का जो सर है वो बहुत बड़ा नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ हिज बॉडी और अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ हिज ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हमें पता चल जाता है कि ये इसका जो ब्रेन है इसकी ग्रोथ ज्यादा या कम हुई है। उसके बाद नंबर 2 जो है वो आते हैं फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स। फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स का मतलब होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी के साइज के लिहाज से उसके मेटाबॉलिक रेट्स का रिलेशनशिप, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के किस स्टेज पर है, उसके बॉडी का साइज कितना है और उसका मेटाबॉलिक रेट कितना है। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल ट्रेट। इकोलॉजिकल ट्रेट का मतलब ये है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जहाँ पे वो जिस इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है वहां पे उसके जो विंग्स हैं उनका साइज कितना है और वो फ्लाइट के अंदर उनको कितनी हेल्प कर रहे हैं। अगर विंग का साइज छोटा है तो जाहिर बात है वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है इतना ज्यादा फ्लाई आउट ना कर सके, लेकिन अगर उसके विंग का साइज बड़ा है तो हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि वो ज्यादा और तेजी के साथ फ्लाई करने की सलाहियत रखता है। ये जो एलोमेट्रिकल रिलेशनशिप्स हैं इनको डिस्क्राइब करने के लिए इस वक्त दूसरे जो कोवेरियंग बायोलॉजिकल मेजरमेंट्स जो हैं उनकी भी यहाँ पे हेल्प ली जा सकती है, जिनको हम आगे जाके फर्दर डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, you can easily observe
the term allometry in this diagram. अब देख सकते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है उस वक्त उसके जो ब्रेन का साइज है वो काफी बड़ा है एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, और यू कैन से द होल साइज ऑफ बॉडी। जबकि आप जब लास्ट में देखते हैं जब एक बच्चा एडल्ट हो जाता है तो एडल्ट होने के बाद उसका जो बेसिक ब्रेन साइज है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू द होल साइज ऑफ बॉडी। अब सबसे जो पहले जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त से लेकर उसके एडल्ट होने तक आप उसका मुताला चेक कर सकते हैं, बाकी जो बॉडी है वो ज्यादा ग्रो कर रही है एज कंपेयर टू द ब्रेन साइज। प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो थिंकर्स वेस्ट एंड ब्राउन, उन्होंने एक बहुत प्यारी बात की है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी और कम्प्लेक्सिटी से अगर हट कर देखा जाए तो उसके जो ऑर्गन्स हैं या उसके जो फंक्शंस हैं ऑर्गन्स के, उनके साइज के लिहाज से आमतौर पर वो सिंपल समझे जाते हैं, आमतौर पर वो सादा समझे जा सकते हैं। और नीचे आपके पास एक डायग्राम दिखाई गई है जिसके अंदर आप डिफरेंट यहाँ पे स्पीशीज या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को बआसानी देख सकते हैं जो मैक्रो एवोल्यूशन की मदद से बने हैं। जी बेटा, यहाँ पे हम एलोमेट्री की मैमल्स के लिहाज से एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल जो है वो देख सकते हैं। जैसा आप देखते हैं मैमल्स के अंदर सबसे जो छोटा मैमल वो माउस के साइज का छोटा सा मैमल होता है, और उसके बाद जो सबसे बड़े मैमल्स हैं उसके अंदर जो हम आमतौर पर देख सकते हैं उसमें एलिफेंट का शुमार हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे व्हेल की, तो व्हेल भी एक लार्जेस्ट मैमल दुनिया में मौजूद है। अब देखिए मैमल्स के अंदर यहाँ पे इनकी बॉडी का साइज बहुत हद तक वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे हम इनके मुख्तलिफ एनिमल्स के अगर देखें बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को, तो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ एनिमल ऐसे हैं जिनमें जूं जूं उनकी बॉडी का साइज बड़ा होता जा रहा है ऐसे ऐसे उनका जो उनकी जो हार्ट बीट है वो स्लो डाउन होती जा रही है। जूं जूं ब्रेन साइज बड़ा होता जा रहा है ऐसे ऐसे उनकी जो बोन्स हैं वो शार्टर होती जा रही हैं और काफी ज्यादा थिकर होती जा रही हैं, जो कि उनके लाइफ स्पैन को यहाँ पे इंक्रीज कर सकती हैं, उनकी उम्र में इजाफे का बाइस भी ये तमाम चीजें बन सकती हैं। अगर इकोलॉजिकली देखा जाए तो इकोलॉजिकली जो एलोमेट्री या इसके अंदर जो मुख्तलिफ एनिमल्स के जो बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के जो साइज हैं उनके अंदर काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। इन एनिमल्स की जो मुख्तलिफ पॉपुलेशंस हैं उसके अंदर उनकी डेंसिटी और साइज के लिहाज से हर किसी के अंदर खास टाइप की जो रेंज है वो मौजूद है और उसी रेंज के अंदर रहते हुए उनकी ग्रोथ कंप्लीट होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने बीटल्स की तीन डिफरेंट कैटेगरीज या तीन डिफरेंट उनकी जो टाइप्स आपके सामने यहाँ पे दिखाई गई हैं, जिनके अंदर आप इन तमाम बीटल्स के एंटीना, थोरैक्स रीजन और इनके एब्डोमेन को बआसानी देख सकते हैं। आप अगर सबसे पहले यहाँ पे डेथ वॉच बीटल को देखें, इसकी एंटीना का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उसका जो थोरैक्स रीजन है, सॉरी उसका जो हेड रीजन है वो यहाँ पे छोटा नजर आ रहा है, जबकि उसका जो बिल्कुल लास्ट पोर्शन है यानी उसकी जो थोरैक्स है वो काफी ज्यादा इनलार्ज्ड पोर्शन है। अब अगर आप दूसरी बीटल जिसको क्लिक बीटल का नाम देते हैं इसके एंटीना को देखें, इसके एंटीना डेथ वॉच बीटल की निस्बत लंबे हैं और इसका जो हेड वाला रीजन है वो भी काफी ज्यादा इनलार्ज है और उसका जो थोरैक्स रीजन है वो भी इनलार्ज पोर्शन में मौजूद है। जबकि अगर आप लास्ट बीटल को देखते हैं जिसको हम ग्रेट सिल्वर वाटर बीटल का नाम देते हैं, इसके एक तो बॉडी का कलर मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है, दूसरा इसके एंटीना छोटे हैं और बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं जिस तरह की उसका हेड और उसकी जो थोरैक्स है इनका साइज उसके बाकी बॉडी की निस्बत ज्यादा छोटे नजर आ रहे हैं। जी बेटा, तो उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं इसकी मुख्तलिफ इसके जो टाइप्स हैं। इसमें नंबर वन जो है वो आती है हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल एलोमेट्री। मॉर्फोलॉजिकल एलोमेट्री अभी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, मुख्तलिफ बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके
उनकी जो शेप या उनका जो साइज है उसकी ग्रोथ को चेक करना और उसको बॉडी के दूसरे पार्ट्स के साथ कंपेयर करने का जो है उसको हम मॉर्फोलॉजिकल एलोमेट्री का नाम देते हैं। उसके बाद वो वाली ग्रोथ जिसको मेजर किया जा सकता है उसको हम ओंटोजेनिक एलिमेंट्री का नाम दे सकते हैं। जबकि उसके साथ अगर एक एनिमल जो है उसके अंदर उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं वो उसकी तमाम इक्वल हैं, तमाम ऑर्गन्स के अंदर अगर इक्वल डेवलपमेंट हो रही है तो उसको हम स्टैटिक एलोमेट्री का नाम भी दे सकते हैं। और लास्ट में मुख्तलिफ स्पीशीज और मुख्तलिफ पॉपुलेशंस के दरमियान जो कंपैरिजन है या उनको आपस में जो एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखना है इसको हम एवोल्यूशनरी एलोमेट्री का नाम देते हैं। अल्टरनेटिवली अगर देखा जाए तो जितने एलोमेट्रिक रिलेशनशिप्स बनते हैं वो तमाम के तमाम बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन को हेल्प कर रहे होते हैं या नेचुरल सिलेक्शन जो है उसको ऑप्टिमाइज कराने के लिए उसके उसके लिए एक साजगार माहौल बना रहे होते हैं। जी बेटा अगर इसको थोड़ा सा एलोमेट्री को अगर हम ब्रॉडर टर्म में अगर देखें तो बेसिकली जो ब्रॉडर टर्म है उसके अंदर मोनोटोनिक रिलेशनशिप जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के माबैन देखा जाता है और देखा जाता है कि कौन कौन से ऑर्गन्स के इन बिटवीन जो ग्रोथ है वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रही है। उसके बाद हेक्सले जो है एक साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल नैरो सेंस का यूज जो है एलोमेट्री का फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बताया था। इसने ये बताया था कि मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर उनके जो डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं वो बेसिकली उन एनिमल्स के उस एडॉप्टेशन से रिलेट कर रहे होते हैं जो उनको उस माहौल में या उस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। एवोल्यूशनरी इनवेरिएंस के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे एलोमेट्रिक जो स्लोप्स बनती हैं इन एलोमेट्रिक स्लोप से हमें पता चलता है कि उस एनिमल के जो बॉडी के मुख्तलिफ आर्गन्स हैं उनके अंदर डेवलपमेंट किस तरह की हो रही है और उसकी बॉडी के अंदर उसकी जो पूरी बॉडी का जो होल बॉडी साइज है उसमें डेवलपमेंट कितनी हो रही है। ये बेसिकली इसको फिनोटाइपिक एवोल्यूशन का नाम भी दे सकते हैं। इस फिनोटाइपिक एवोल्यूशन के अंदर उनकी जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत है उसकी बुनियाद पर उन एनिमल्स के अंदर उनकी जो ग्रोथ है या उनकी बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन्स की जो ग्रोथ है उसको बआसानी नोट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पे नॉलेज न होने की बदौलत एलोमेट्री जो है ये आमतौर पर मुख्तलिफ टाइप की जो सिलेक्शंस होती हैं उनको मुकम्मल तौर पर सॉर्ट आउट कराने में हेल्पफुल साबित नहीं हो पा रही या इसके बारे में अभी तक हमारे पास मुकम्मल नॉलेज मौजूद नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द एलोमेट्री एंड रिलेटिव ग्रोथ। एलोमेट्री जो है इसको रिलेटिव ग्रोथ के साथ ज्वाइन अप कराने के लिए दो रिसर्चर्स जिनके अंदर हेक्सले और टीजियर का नाम आता है, इन दोनों हेक्सले और टीजियर ने 1936 के अंदर मुख्तलिफ एनिमल्स के जो बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के दरमियान जो ग्रोथ हो रही होती है उसके फिनोमेना को यहाँ पे चेक किया था। हेक्सले के मुताबिक हेक्सले ने बेसिकली जो काम किया था वो फिडर क्रैब पे किया था। ये जो फिडर क्रैब इसके अंदर उसके मौजूद होते हैं चीला या क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर। उसने देखा था जो मेल है उसके अंदर एक जो क्लॉ है वो काफी ज्यादा लार्ज हो जाता है जबकि फीमेल के अंदर दोनों जो है वो छोटे ही रहते हैं, उसमें उसके साइज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। उसने यहाँ पे बॉडी साइज और चीला साइज को मेजर किया और उनके डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर आपस में उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करता रहा और आखिर में उसने एक कर्व लीनियर रिलेशनशिप बनाया और एक ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर या चार्ट लाइक स्ट्रक्चर जो था वो यहाँ पे डिवेल्प किया। और इस ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये पता चलता है कि इन एनिमल्स के अंदर उनका जो क्ला है उसके अंदर ग्रोथ ज्यादा है एज कंपेयर टू द होल साइज ऑफ बॉडी। You can easily observe the graph and the size of claw in fiddle crab.
ये जो फिडलर क्रैब है इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ग्राफ देखें, ग्राफ से आपको इजीली समझ आ जाएगा। ग्राफ के अंदर दो टर्म्स उसकी दी गई हैं, एक इसका एक्स एक्सिस और दूसरा उसका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे उसका मौजूद है लॉग ऑफ बॉडी साइज, जबकि वाई एक्सिस पे मौजूद है लॉग ऑफ चीला साइज। अब देख सकते हैं जूं जूं क्रैब की ग्रोथ हो रही है ऐसे ऐसे उसका बॉडी का साइज भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप इन डॉट्स को देखते हैं तो डॉट्स के अंदर हमें उसकी ओरिजिनल ग्रोथ क्ला की दिखाई गई है। अब यहाँ पे देखें इसके अंदर जो क्ला है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवेल्प कर रहा है एज कंपेयर टू द कर्व। कर्व जो इसके अंदर दिखाई गई है उसकी निस्बत उसके क्ला में डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है। आपको यही बात इसकी डायग्राम्स के अंदर भी बआसानी नजर आ रही होगी। अब देखें जो सबसे जो छोटा क्रैब आपको नजर आ रहा है उसके अंदर जो दोनों क्लास हैं वो दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस है, को ज्यादा उसमें डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप अगर सबसे लास्ट वाली डायग्राम जो सबसे नीचे डायग्राम दिखाई गई है अगर इसको देखते हैं, इसमें इनके दोनों क्लास मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। एक क्ला बहुत ज्यादा डिवेल्प कर चुका है जबकि दूसरा क्ला जो है वो भी छोटा है। हेक्सले और टीजियर के अलावा भी डिफरेंट रिसर्चर्स हैं जिन्होंने एलोमेट्री पे काम किया है, लेकिन हेक्सले और जो टीजियर है इन्होंने यहाँ पे एलोमेट्री पे काफी ज्यादा काम किया। और हेक्सले जो है इसने एनिमल्स की बॉडी के मुख्तलिफ आर्गन्स और होल बॉडी के अंदर जो ग्रोथ है उसका आपस में रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन जो है वो भी डिवेल्प की गई थी, जिसको लीनियर इक्वेशन का नाम देते हैं। और इक्वेशन के अंदर क्या है, log ऑफ y इज इक्वल टू अल्फा log ऑफ x प्लस log ऑफ b। अगर हम देखते हैं ये क्या क्या इसमें मौजूद है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे x। x जो है बेसिकली ये बॉडी का साइज है। जो y दिया गया है जिसका बेसिकली यहाँ पे साइज चेक करना चाहते हैं वो आता है यहाँ पे ऑर्गन साइज। और b जो है ये बेसिकली क्या है, ये है लाइन ऑन y एक्सिस। और अल्फा की अगर हम बात करते हैं लास्ट में तो अल्फा बेसिकली क्या है, अल्फा वो लाइन की स्लोप है जो ओरिजिनली जो एलोमेट्रिक कोफिशिएंट्स में, जिसको हम एलोमेट्रिक कोफिशिएंट का नाम भी दे सकते हैं। जब यहाँ पे x और y दोनों का अगर हम यहाँ पे बॉडी साइज और ऑर्गन साइज का नाम अगर इनको टोटली तौर पर दिया जाए, यानी x जो है उसको हम बॉडी साइज और y जो है उसको अगर हम ऑर्गन साइज का नाम देते हैं तो यहाँ पे डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर हमें एलोमेट्रिक कोएफिशिएंट नजर आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जिन एनिमल्स के ऑर्गन्स में ज्यादा ग्रोथ हो रही है देन दैट ऑफ द होल बॉडी साइज। जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चीला की तो इनके अंदर जो अल्फा है दैट विल बी हायर देन द 1। इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव एलोमेट्री या हाइपर एलोमेट्री। जबकि अगर इसके अगेंस्ट बात करते हैं तो इसके अगेंस्ट हमारे पास अगर लोअर ग्रोथ हो रही है उसका मतलब अल्फा इज लेस देन दैट ऑफ ए। It means there is a negative growth that can be called as hypoallometry. Dear students, here you can note the example of negative allometry of human head. आप देख सकते हैं जब इसके ऊपर अभी मैं आपको एक एग्जांपल या एक डायग्राम आपको दिखा चुका हूँ। जब इंसान के अंदर एक बच्चा पैदा होता है उस वक्त उसके अंदर उसका जो दिमाग या उसका जो ब्रेन है उसका साइज बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू द होल साइज ऑफ बॉडी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी ग्रोथ हो रही है बाकी बॉडी की उसके साथ उसका जो ब्रेन है उसके अंदर नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, यानी उसकी ग्रोथ बाकी बॉडी की निस्बत कम हो रही है, जिसको हम नेगेटिव ग्रोथ का नाम देते हैं। उसके बाद लास्ट में अगर बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं उनका साइज अगर बॉडी के साथ इक्वली अगर इंक्रीज कर रहा है उस कंडीशन को हम नाम देते हैं यहाँ पे आइसोमेट्री। उसके अंदर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। ये नीचे आपको जो एक चार्ट दिखाया गया है इसके अंदर आप एक पैदा होने वाले बच्चे से लेकर उसके एडल्ट होने तक उसके अंदर उसके ब्रेन और उसके हार्ट दोनों की जो ग्रोथ है उसको इजीली चेक कर सकते हैं।
जबकि दरमियान में जो कर्व आपको दिखाई गई है वो बेसिकली उसकी नॉर्मल बॉडी ग्रोथ है। अब इस नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के अंदर आप अगर आप उसको देखते हैं, उसका सबसे पहले ब्रेन देखते हैं जो रेड कलर में यहाँ पे दिखाया गया है। ब्रेन की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है एज कम्पेयर टू द ग्रोथ ऑफ द होल बॉडी। उसके साथ अगर आप ब्रेन को देखते हैं, जो ब्रेन की ग्रोथ है वो भी बॉडी की ग्रोथ के लिहाज से कम है। डियर स्टूडेंट्स, here in this diagram, you can easily observe the macro evolution and micro evolution. आपके जो लेफ्ट हैंड पे डायग्राम दिखाई गई है उसके अंदर हो रही है मैक्रो एवोल्यूशन, जिसके अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज जो है मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से डिफरेंट नजर आ रही है। जबकि जो राइट साइड पे जो डायग्राम है इसको हम नाम दे सकते हैं यहाँ पे माइक्रो एवोल्यूशन। बेसिकली इस माइक्रो एवोल्यूशन के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर डॉग भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे वुल्फ भी पाया जाता है और इसके अलावा डॉग की डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये तमाम एनिमल बेसिकली एक दूसरे के साथ काफी हद तक क्लोजली रिजेंबल कर रहे हैं एज कंपेयर टू द लेफ्ट साइड ऑफ डायग्राम। Now, now we will discuss the three major types of allometry, in which number one is ontogenic। Ontogenic जो है ये बेसिकली रिलेशनशिप है बिटवीन अ ट्रेट एंड साइज ड्यूरिंग ग्रोथ। इसके अंदर हम ब्रेन साइज को बाकी बॉडी के मास के साथ कंपेयर कर सकते हैं। नंबर टू जो है वो है स्टैटिक एलोमेट्री। स्टैटिक एलोमेट्री के अंदर ये बेसिकली जो स्टैटिक एलोमेट्री है ये रिलेशनशिप बिटवीन अ ट्रेट एंड साइज अक्रॉस द इंडिविजुअल एट द सेम ग्रोथ स्टेज। किसी भी एक खास जो ग्रोथ की स्टेज है उसके ऊपर उस एनिमल की बॉडी साइज और उसके एक ऑर्गन के दरमियान जो ग्रोथ हो रही है, उसके एक ट्रेट के अंदर जो ग्रोथ हो रही है उनको इसके अंदर चेक किया जा सकता है। इसके अंदर जो एग्जांपल दे सकते हैं वो है ब्रेन साइज वर्सेस बॉडी मास ऑन द 100th डे। उसका जो लास्ट टाइप इसकी आती है उसको नाम देते हैं एवोल्यूशनरी एलोमेट्री। इस ब्रांच के अंदर बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर रिलेशनशिप देखा जाता है एक ऑर्गेनिज्म के ट्रेट और उस स्पीशी के साइज के इन बिटवीन। Dear students, here you can easily observe the ontogenetic versus static growth. फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखें स्टैटिक ग्रोथ को। स्टैटिक ग्रोथ जो है वो यहाँ पे आपको एक सिंगल कर्व की सूरत में दरमियान में एक ब्लैक कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, इसको हम नाम देते हैं स्टैटिक ग्रोथ। जबकि इसके इन बिटवीन अगर आप देखें आपको यहाँ पे डिफरेंट दूसरी लाइंस जो हैं वो नजर आ रही हैं, जिनके ऊपर एक ग्रीनिश कलर का सबसे ऊपर जाके एक डॉट की तरह का स्ट्रक्चर भी बन रहा है। अब ये जितनी यहाँ पे डॉट्स बन रही हैं ये बेसिकली एक एनिमल के फाइनल बॉडी साइज को दिखा रही हैं। किसी एनिमल के अंदर जो बॉडी साइज है वो ज्यादा ग्रो कर रहा है, किसी के अंदर ये दरमियानी ग्रोथ है और किसी के अंदर ये ग्रोथ जो है वो उसके लाइफ या उसकी जो एज है उसकी निस्बत आपको कम नजर आ रही है, जिनको हम बेसिकली ऑन्टोजेनेटिक ग्रोथ का नाम देते हैं। Now we are going towards the applications of allometry। एलोमेट्री की मदद से हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके एवोल्यूशनरी प्रोसेस को इजीली चेक कर सकते हैं। उसके बाद एलोमेट्री की मदद से मुख्तलिफ जो ट्रेड्स हैं उनके इन बिटवीन जो रिलेशनशिप है उसको भी फाइंड आउट किया जा सकता है। जो कंपैरेटिव स्टडीज हैं डिफरेंट स्पीशीज के इन बिटवीन उसको भी एलोमेट्री की मदद से इजीली देखा जा सकता है। एलोमेट्री जो है इसकी मदद से मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर उनके जो ट्रेड्स की वेरिएशंस हैं उनको भी इजीली चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर उनकी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और उनकी लाइफ हिस्ट्री के मुख्तलिफ ट्रेड्स आते हैं। और लास्ट पे उन एनिमल्स के जो बॉडी के साइज के अंदर जो वेरिएबिलिटी आती है उसके मैग्नीट्यूड को भी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसके लिए ऊपर अभी हम उसका जो फॉर्मूला है उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। If we talk about the biological significance of allometry,
हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर जो स्टैटिक एलोमेट्री हो रही है उसकी मदद से उस एनिमल के जो बॉडी के साइज और उसके जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं उनके दरमियान में हम एक हाइपोथेटिकल न्यू स्पीशीज को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बटरफ्लाइज की, तो अगर बटरफ्लाइज के जो विंग्स हैं उनका साइज उसके बाकी बॉडी की निस्बत बहुत इनलार्ज हो चुका है, तो मे बी उसके अंदर स्पेसिएशन हो रही हो, यानी कोई नई स्पीशी जो है वो डिवेल्प कर रही हो। दूसरी तरफ अगर उसके विंग्स का साइज छोटा है और उसके जो बॉडी का साइज है वो उसके विंग्स की निस्बत ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये भी वहां पे एलोमेट्री को प्रेजेंट कर रही है। इसके बाद यहाँ पे एलोमेट्री के अंदर आपको जो ग्राफ अभी मैंने दिखाए थे उसके अंदर यहाँ पे डिफरेंट स्लोप्स दिखाई जाती हैं। एक जो स्लोप जिसको हम स्टैटिक स्लोप का या स्टैटिक ग्रोथ का नाम देते हैं, यानी जिसके अंदर जितनी ग्रोथ बॉडी के बाकी ऑर्गन्स की हो रही है उतनी ही होल बॉडी की भी हो रही है, उसको हम बेसिकली स्टैटिक ग्रोथ का नाम देते हैं। और ये जो स्लोप्स हैं जहाँ पे जाके मॉर्फोलॉजिकल स्टैटिक एलोमेट्रीज को इंटरसेप्ट करती हैं, तो उनके इंटरसेप्ट करने के बाद पता चलता है कि उस डिफरेंट स्पीशीज और विद इन द सेम स्पीशीज जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट में कितना रिलेशनशिप बन रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल पुट करते हैं मेटाबॉलिक रेट इन मैमल्स। अगर हम यहाँ पे देखते हैं मेटाबॉलिक रेट को, तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो आमतौर पर उन एनिमल्स के अंदर ज्यादा होता है जिनका बॉडी साइज ज्यादा होगा और बॉडी साइज के साथ वो आमतौर पर ज्यादा एनर्जेटिक हैं। जिस तरह के यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं मार्सुपियल्स की। मार्सुपियल्स जो हैं इनके अंदर देखा जाता है कि इनके अंदर आमतौर पर जो एलोमेट्री है उसके अंदर मेटाबॉलिक रेट ज्यादा हमें नजर आ सकता है। इसके बाद अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो हमारे पास आते हैं यूथेरियन मैमल्स। ये जो यूथेरियन मैमल्स जिनके अंदर प्लेसेंटा मौजूद होता है, ये भी बेसिकली एक एलोमेट्री की एक ब्रांच बन रही है। Dear students, in this diagram you can easily observe 5 different allometric growth in which A, B, C, D और E, ये 5 टाइप की आपको ग्रोथ जो है वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। अब ऊपर और लेक्चर आपने सारे का सारा चूंकि स्टडी कर लिया है, अब ये आप मुझे बताएंगे कि इसके अंदर नेगेटिव एलोमेट्री कौन सी है, पॉजिटिव एलोमेट्री कौन सी है, और स्टैटिक एलोमेट्री या जिसको अभी आपने नाम दिया था यहाँ पे आइसो एलोमेट्री का, इनमें से आइसो एलोमेट्री कौन सी हो सकती है। एलोमेट्री के अंदर बेटा एक टर्म आती है जिसको हम ओंटोजीनी का नाम देते हैं। ओंटोजीनी बेसिकली क्या है, ये वेरिएशन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट के इन बिटवीन। जिस तरह आपको ये नीचे एक डायग्राम दिखाई गई है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियोज आपको दिखाए गए हैं कि उनके एम्ब्रियोज जो हैं वो डिवेल्प कैसे करते हैं, उनकी ग्रोथ कैसे होती है, और एंड के ऊपर जब एक बच्चा पैदा होता है एम्ब्रियो से बनने के बाद उसके अंदर वहाँ पे उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स और उसके बॉडी के साइज के इन बिटवीन कितनी ग्रोथ उस वक्त तक हो चुकी है। That was all about of today's lecture. You can send me your questions. आप मुझे अपने जो सवालात हैं वो भेज सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी है तो अपने क्वेश्चंस जो हैं वो सेंड करके उनका आंसर्स ले सकते हैं।